दोस्तों, क्या भारत का मिडिल क्लास यानी आप अब घर खरीदने का सपना छोड़ रहे हैं? क्या वजह है कि जिन फ्लैट्स को कभी बिल्डर हॉट केक की तरह बिकते थे, आज वही महीनों तक खरीदार का इंतजार कर रहे हैं? क्या देश का सबसे बड़ा रियल एस्टेट संकट अब शुरू हो चुका है, या फिर ये सिर्फ एक टेम्परेरी मंदी है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर करोड़ों के लग्जरी फ्लैट धड़ल्ले से बिक रहे हैं, लेकिन 60 लाख, 80 लाख और 1.5 करोड़ के फ्लैट नहीं बिक रहे, तो आखिर भारत का मिडिल क्लास गया कहाँ? क्या उसकी कमाई रुक गई? क्या बैंक लोन महंगा हो गया? क्या प्रॉपर्टी इतनी महंगी हो चुकी है कि अब नौकरी पेशा परिवार घर खरीदने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा? या फिर मिडिल क्लास अब इंतजार कर रहा है कि कीमतें गिरे? अगर आप भी घर खरीदने की सोच रहे हैं, अगर आपके शहर में बिल्डर बार बार फ़ोन करके ऑफ़र दे रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि बाज़ार में कुछ गड़बड़ है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ खबर नहीं बताऊंगा, बल्कि रियल एस्टेट मार्केट के अंदर की तस्वीर समझाऊंगा, डेटा के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ और अपनी एक्सपर्ट राय के साथ। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, आज जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो पहली नज़र में उल्टी लगती है। एक तरफ बिल्डर कह रहे हैं कि लग्जरी प्रॉपर्टी लॉन्च होते ही बिक रही है, दूसरी तरफ वही बिल्डर मिडल इनकम और मिड प्रीमियम प्रोजेक्ट बेचने के लिए ऑफर पर ऑफर दे रहे हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की ताज़ा रिपोर्ट कहती है कि मिड इनकम और मिड प्रीमियम सेगमेंट के फ्लैट्स बेचने में पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है, यानी सेल्स साइकिल लंबी हो गई है। आसान भाषा में समझें तो पहले अगर किसी प्रोजेक्ट की 500 यूनिट 6 महीने में बिक जाती थी, तो अब उसी प्रोजेक्ट को बेचने में 9 महीने, 12 महीने या उससे भी ज़्यादा समय लग रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग बिल्कुल खरीद नहीं रहे, बल्कि खरीदने का फैसला टाल रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है अफोर्डेबिलिटी, यानी खरीदने की क्षमता। पिछले 4-5 सालों में देश के कई बड़े शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ी कि मिडिल क्लास की सैलरी उस रफ्तार से नहीं बढ़ पाई। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर 2021 में कोई फ्लैट 70 लाख रुपए का था और आज वही फ्लैट 95 लाख या 1 करोड़ का हो गया, लेकिन खरीदार की सैलरी केवल 15 से 20% बढ़ी, तो स्वाभाविक है कि उसका बजट बिगड़ जाएगा। बैंक लोन की ईएमआई भी बढ़ेगी, डाउन पेमेंट भी ज़्यादा देनी होगी और रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, इंटीरियर, पार्किंग जैसे खर्च अलग से। ऐसे में मिडिल क्लास सोचता है कि थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। यही वजह है कि मांग कमज़ोर दिख रही है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के अनुसार चालू फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में देश के 7 बड़े शहरों में रेजिडेंशियल बिक्री में सालाना आधार पर लगभग 6% की गिरावट दर्ज की गई। ये गिरावट छोटी नहीं मानी जाती, क्योंकि पिछले कुछ सालों से बाजार लगातार मजबूत प्रदर्शन कर रहा है, यानी कि अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है, यही रिपोर्ट बताती है कि लग्जरी सेगमेंट की मांग अभी भी शानदार बनी है, यानी जिन लोगों के पास पर्याप्त पैसा है वो आज भी करोड़ों के घर खरीद रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत अमीर हो गया, बल्कि इसका मतलब ये है कि बाजार दो हिस्सों में बढ़ चुका है। एक तरफ हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर है, जिनके पास 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ का घर खरीदने या इन्वेस्टमेंट का जुगाड़ है। दूसरी तरफ नौकरी पेशा मिडिल क्लास है, यानी आप और हम, जो ईएमआई का हिसाब लगाकर फैसला करता है। अब ज़रा शहरों की तस्वीर भी देखिए दोस्तों। दिल्ली एनसीआर में, खासकर दिल्ली और फरीदाबाद के इलाकों में कीमतों में सालाना लगभग 18% तक का उछाल दर्ज किया गया। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी एमएमआर में करीब 5% की बढ़ोतरी हुई। पुणे में भी लगभग 5% कीमतें बढ़ी। अब सोचिए, अगर किसी परिवार का बजट 80 लाख था और उसी घर की कीमत 95 लाख हो गई, तो क्या वो तुरंत खरीद पाएगा? शायद नहीं। यही कारण है कि मिडिल क्लास पीछे हट रहा है। अब एक और इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट की बात करता हूँ दोस्तों। नाइट फ्रैंक इंडिया की पहली 6 मई 2026 की रिपोर्ट कहती है कि महामारी के बाद जो ज़बरदस्त तेज़ी रियल एस्टेट में आई थी, अब वो धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है। बाजार अब कंसोलिडेशन के दौर में एंट्री कर चुका है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अब हर महीने रिकॉर्ड बिक्री और रिकॉर्ड कीमतें बढ़ने का दौर खत्म हो सकता है और बाजार बैलेंस की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन इस दौरान कुछ सेगमेंट्स कमज़ोर और कुछ मजबूत रहेंगे। आंकड़े भी यही बता रहे हैं। 2026 की पहली 6 मई में लगभग 1.87 लाख नए घर लॉन्च किए गए, जबकि बिक्री केवल 1,71,000 यूनिट की हुई, यानी जितने घर बिके उससे ज़्यादा बाजार में आ गए। ये नतीजा ये हुआ कि बिना बिके घरों की संख्या लगभग 4% की बढ़ोतरी दर्ज हो गई। अब सबसे बड़ा झटका किस सेगमेंट को लगा? 2 करोड़ से 5 करोड़ वाले मिड प्रीमियम घरों को। इस श्रेणी में अनसोल्ड इन्वेंट्री यानी बिना बिके घरों की संख्या सालाना आधार पर करीब 43% बढ़ गई।
यानी बिल्डरों के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी इसी सेगमेंट में है। दूसरी तरफ 20 करोड़ से 50 करोड़ रुपए वाले अल्ट्रा लग्जरी घरों की बिक्री में 105% की भारी छलांग देखने को मिली। दोस्तों, सुनने में चौंकाने वाला लगता है, लेकिन इसके पीछे इन्वेस्टर्स का व्यवहार है। जिन लोगों के पास बड़ी पूंजी है वो प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी को सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं। वही मिडिल क्लास पहले ईएमआई और नौकरी की सेफ्टी देखता है। अब कुल बिक्री की तस्वीर देखिए, 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा कीमत वाले घरों की हिस्सेदारी कुल रेजिडेंशियल बिक्री से बढ़कर 54% होगी, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये 49% थी। यानी बाजार में प्रीमियम घरों का दबदबा लगातार बढ़ रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या सस्ते घरों की मांग खत्म होगी? मेरा जवाब है नहीं, मांग खत्म नहीं हुई, खरीदने की क्षमता कमज़ोर हुई। ये बहुत बड़ा अंतर है, यानी गैप है। अगर सरकार ऐसी नीतियां लाती है जिसमें होम लोन सस्ता हो, अगर डेवलपर छोटे साइज़ के घर सही कीमत पर लॉन्च करें और अगर इनकम में सुधार हो, तो यही मिडिल क्लास फिर बाजार में लौट सकता है। लेकिन फिलहाल वो इंतज़ार की पोजीशन में है। दोस्तों, एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए रोहित और पूजा दिल्ली में नौकरी करते हैं। दोनों की ज्वाइंट इनकम 2 लाख रुपए महीना है। 4 साल पहले वो 75 लाख का फ्लैट खरीद सकते थे, जिसकी ईएमआई लगभग 55,000 रुपये आती। आज वही फ्लैट 1 करोड़ का हो चुका है और ईएमआई 75,000 से 80,000 रुपये के बीच पहुंच सकती है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल खर्च, कार लोन और रोज़मर्रा की महंगाई जोड़ दी जाए तो फैसला आसान नहीं रह जाता। ऐसे लाखों परिवार अभी यही गणित लगा रहे हैं। दूसरी तरफ एक इन्वेस्टर जिसके पास पहले से पर्याप्त कैश है, वो 5 करोड़ का लग्जरी अपार्टमेंट खरीद कर किराया और पूंजी में बढ़ोतरी दोनों का फायदा देख रहे हैं। इसलिए दोनों सेगमेंट का व्यवहार बिल्कुल अलग है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस कारण की जिसका जिक्र एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ ने भी किया। रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और उसके बाद शेयर बाजार में आई गिरावट का असर लोगों की संपत्ति पर पड़ा। जिन लोगों ने शेयर बाजार में अच्छा मुनाफा कमाया था, वो उसी पैसे से घर खरीदने की प्लानिंग बना रहे थे, लेकिन बाजार में गिरावट आने पर उन्होंने फैसला फिलहाल के लिए टाल दिया। इसलिए कई डील फाइनल स्टेज में रुक गए। यानी ये केवल रियल एस्टेट की प्रॉब्लम नहीं, बल्कि व्यापक आर्थिक माहौल का भी असर है। अब मेरी बतौर रियल एस्टेट एक्सपर्ट राय भी सुन लीजिए। मुझे नहीं लगता कि भारत में 2008 जैसी बड़ी प्रॉपर्टी क्रैश की स्थिति बन रही है, क्योंकि आज डेवलपर पहले के मुकाबले ज़्यादा फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड है, रेरा जैसे कानून लागू हैं और बिना सोचे समझे सप्लाई बढ़ाने की गुंजाइश थोड़ी कम है। लेकिन मुझे ये ज़रूर लगता है कि जिन शहरों और जिन प्रोजेक्ट्स में पिछले 3 से 4 सालों में कीमतें ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है, वहाँ आने वाले समय में कीमतों की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। कुछ जगह डिस्काउंट, फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स, वेवर और अन्य ऑफर बढ़ सकते हैं। यानी बिल्डर कीमत कम लिखित रूप से नहीं दिखाएगा, लेकिन दूसरी फैसिलिटीज़ देकर प्रभावी कीमत कम कर सकता है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो केवल ये सोचकर घर मत खरीदिए कि कीमतें हमेशा बढ़ेगी। हर बाजार में चक्र चलता है। वही अगर आप खुद रहने के लिए घर खरीद रहे हैं तो आपकी नौकरी स्टेबल होनी चाहिए, डाउन पेमेंट मजबूत होनी चाहिए और ईएमआई आपकी महीने की इनकम के 35 से 40% के भीतर रहनी चाहिए। तो सही लोकेशन पर खरीदारी अब भी समझदारी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। अलग अलग प्रोजेक्ट की तुलना कीजिए, बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, अनसॉल्व इन्वेंट्री जांचिए, रेरा की स्थिति देखिए और मोल भाव ज़रूर कीजिए, क्योंकि आज खरीदार के पास पहले से ज़्यादा ताकत है। तो दोस्तों, ये है फिलहाल 2026 में भारतीय रियल एस्टेट की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। नमस्कार।